जी तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ बेटा तो चेक कर लो ना, मतलब एक बार रीवैल्यूएशन में चेक हो तो गया। देखो आप थोड़ा बहुत ना नहीं पता लगेगा तो मिस हो जाएगा ना। मिस हो जाएगा तो क्या करोगे? चलो मैं बताता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो। मिस हो जाएगा तो आप ये 400 लोगे और फिर 1000 को मज़ीद 2% रेट था ना, वही लगा के मज़ीद डेप्रिशिएट कर दोगे तो बस यहाँ पे जो नंबर कटना था वो कट जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को इससे कंपेयर करोगे, सरप्लस निकालोगे, इसकी एंट्री करने के नंबर सही मिलेंगे, बाकी आगे सारे नंबर सही मिलेंगे, ये नंबर कट जाएगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन की फिगर में भी जाना है ना उधर। तो इसके अगर 18 नंबर का सवाल है तो हो सकता है एक नंबर कट जाए, बस ठीक है, फिर अल्लाह की मर्जी। नहीं पता लगा, जिसको लग गया पता उसको लग गया, जिसको नहीं लगा उसको नहीं लगा। लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा। अच्छा वो वैसे पता कैसे लगना था? वैसे यूं पता लगना था कि 600 रुपये की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड आ रही है और वो कह रहा है सवाल के अंदर, कहाँ कह रहा है ये 50 साल पे डेप्रिशिएट करना है, तो वैसे ही बच्चे ट्राई कर ही लेते हैं। या जब 1000/50 ही करना था उस साल की आपने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो 1000/50 से क्या आंसर आना था? 20। आपने कहना था 20 अगर है तो 600 के हिसाब से तो 30 साल गुजर गए हैं, और 50 साल जिंदगी में से अगर 30 साल गुजर गए हैं तो फिर 20 बाकी बचते थे, उसने तो 40 कह दिए हैं, तो ये तो एस्टीमेट चेंज हो गया। ये ऐसे ही पता लगना था। और जिसको नहीं पता लगना था 1-1.5 नंबर उसका चला जाना था, कोई बात नहीं, बाकी नंबर पड़े हैं, उससे आगे गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। आपके नंबर यहां कट गए सो कट गए, फिर ये सरप्लस निकाला आपने, गलत है, कोई बात नहीं, इसके नंबर मिलेंगे। वैसे तो क्या होना है, इसकी पोस्टिंग होनी है तो नोट में जाके इसकी पोस्टिंग करेंगे, उस पोस्टिंग के नंबर है। यहां पे कट के नंबर जो कटने थे, तो कॉन्फिडेंस के साथ चलते जाना है, पता बहरहाल ऐसे ही चलेगा। हाँ वही किया, क्योंकि मैंने पहले दिन से अभी तक एक ही चीज को का राग अलांपा है कि अगर एस्टीमेट, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हंस क्यों रहे हो? कि एस्टीमेट चेंज साल के किसी भी दिन पे आए, हमने उसको साल के पहले दिन से लेकर जाना है, उस दिन से इफेक्टिव करना है। तो 31 दिसंबर 15 पे भी सवाल में लिख रहा है तो हम तो 1 जनवरी 15 पे जाके उसको इफेक्टिव करते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें 31 दिसंबर 15 पे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, हमें 31 दिसंबर 15 पे पता लग गया सही अंदाजा ये है, तो क्या फिर गलत अंदाजे से ही डेप्रिशिएट कर दें? क्योंकि अभी तो करना बाकी है, साल तुम्हारे हाथ में है, तो हम सही वाले अंदाजे के हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं। इसलिए ये यूं आसान करने के लिए बात यूं कही गई है, साल के पहले दिन से इफेक्टिव करना है। मतलब लॉजिकली बात तो यही होती है कि ईयर एंड पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन करनी है, अंदाजा क्या था, इतनी लाइफ है, बदल गया, तो सही वाले अंदाजे पे डेप्रिशिएट करो, पुराने को तो लेकर नहीं ना चलना, गलत एस्टीमेट के हिसाब से चलोगे। सही है ना, एस्टीमेट चेंज हो गया तो सही वाला लो। जी हाँ, लेकिन वो मैंने अलग साइंस बताई थी। वो साइंस ये थी कि लाइफ एक खतरनाक एस्टीमेट है। अगर वो बोले ऑन 1 जनवरी 15 रिमेनिंग लाइफ 40 है तो 40 ही लेनी है, कहे ड्यूरिंग 15 तब भी 40 ही लेनी है, पर खुदा ना खास्ता वो बोल दे ऑन 31 दिसंबर 15 रिमेनिंग लाइफ इज 40, तो जब उसको इफेक्टिव करने के लिए 1 जनवरी 15 पे लाओगे तो 41 करना पड़ेगा। ये अलग कहानी थी। जी सही है, और ले लूँ किसी का सवाल? जी भाई। रेजिडल वैल्यू में चेंज आए तब भी करते हैं बेटा। रीवैल्यूएशन जिस दिन होती है उसी दिन पे ही रखना है। रीवैल्यूएशन ये एस्टीमेट चेंज नहीं है। आपको किसने कहा है रीवैल्यूएशन एस्टीमेट चेंज है? ये फेयर वैल्यू का चेंज है, और ये हमने बाय ऑप्शन किया है। जो एसेट आप खरीद के लाते हो ना पहले दिन, उस दिन देखकर उसकी शक्ल, एसेट की शक्ल यूं देखते हो और देख के कहते हो 10 कुछ साल चलेगा। फिर स्टैंडर्ड ये गाइडेंस देता है कि हर ईयर एंड पे बैठकर आप रीअसेस करो, जो एस्टीमेट्स आपने लगाए थे वो सही हैं या कोई चेंज है। तो ईयर एंड पे बैठ कर देखूंगा, हाँ 10 ही चलेगा, दूसरे साल के एंड पे 10 ही चलेगा, तीसरे साल यार बड़ा बेहतरीन चल रहा है, इसकी लाइफ बढ़ गई है, या नहीं कोई हाल नहीं।
मान नहीं लिया, है ही ऐसे। फेयर वैल्यू मार्केट से मिलती है हम, और हमें ऑप्शन है स्टैंडर्ड की तरफ से, चाहें तो कॉस्ट मॉडल पे ही रहें, चाहें तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं। हमने फेयर वैल्यू मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जब सेलेक्ट किया है तो जिस दिन रीवैल्यूएशन करेंगे उसी दिन एंट्रीज करेंगे, आगे पीछे नहीं ला सकते। अगर मान लिया कि हाँ हाँ रिवैल्यूएशन को हमने कर लिया, तो सर उससे जो प्रॉफिट आ रहा है अगर वो रियलाइज हो गया, इसका मतलब आपने कहा कि जब उसकी वैल्यू हमने कहा कि ये 10 साल चलेगा, 8 साल था तो 10 साल चलेगा, 2 साल उसकी क्या बेच दिया है? या बेच दिया है? नहीं, क्या ये बेच दिया है? क्या ये गेन आपने कमा लिया है? आप सिर्फ ये कह रहे हो अगर आप बेचने जाएं ना, खरीदा 50 का था, अब बाजार में 70 का हो गया है, अगर आप बेचने जाएं तो 20 का गेन आएगा। अगर पीएनएल में ले गए तो पहले दिन बात की थी, शेयर होल्डर कहेंगे हमें ये दे दो 20 रुपए, कहां से दोगे, हैं आपके पास? इसलिए इसको अनरियलाइज कह के बाहर रखते हैं पीएनएल से, रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं जाने देते। लिख के तो देखो, आ जाएंगे लेने पैसे, कहां से दोगे जब आपके पास ये गेन है ही नहीं पड़ा हुआ। और चलें आगे जी, इजाजत है, कुछ और पढ़ा लूं मैं? सुन दिए बातें मुखालिफ से, मैंने नहीं घबराना, मैं उकाब हूं, आप लोग जहाज होंगे। अच्छा, पियानो की तरफ मैं जा रहा था, वापस आ गया। भाई मेरा जहन बदल चुका है, इसलिए आप लोग भी अपना जहन बदल लें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 20 और 10 30 लीगल मिनट और 35 और 15 को इलीगल मिनट डाल के 50 मिनट मेरे पास हैं, जिसमें मैं इंशाल्लाह रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करवाऊंगा और उसको नोट के अंदर टैकल करना सिखाऊंगा, और आपको ओपनिंग बैलेंसेस खड़े होकर किसी भी साल के ऊपर खड़े होकर निकालना सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर का फेज़ अब स्टार्ट हो गया है। पिछला इंपॉर्टेंट था अपनी जगह पे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? ये ना कहना पिछला कोई नहीं था, छोड़ो उन्होंने, कंट्रोल एक्स कर दो। अच्छा, ये जो ULKL है ना, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं सवाल, ये आपका होमवर्क है, लेकिन इधर देखें, दोबारा नहीं करने, वर्किंग वही यूज करना। अब रिक्वायरमेंट खोल लो, इसका नोट बना के लाना है, इस जैसा एक सवाल करवाने लगा हूं, ठीक है ना? एक ये होमवर्क हो गया, आपके पास वर्किंग हुई पड़ी है, एंट्रीज नहीं करनी, वर्किंग हुई पड़ी है, उससे नोट बनाना है, जैसे मैं आज बनाना सिखाऊंगा। ये तो कर सकते हो ना, कम चोरो। KL को देखो, इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है? नोट। पेज नंबर है जनाब किताबों का 285 और 286। तो ये ULKL 68 69 आपका होमवर्क हो गए विद ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, जो उस जमाने में छुपा दी थी हमने। अब इस काबिल हो गए हैं कि अब हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाएं जी बेटा। पियानो नहीं, ये जो होमवर्क दिया है ये घुमा के रख देगा, पियानो ने तो क्या घुमाया था। पियानो मैं खुद करवाऊंगा, कल टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले पियानो कर लेंगे, ठीक है? बस अब डिसाइडेड है ये, ठीक है? अब दोबारा मेरा टाइम ज़ाया नहीं करना, बोल के मैंने बोल के कहा टाइम ज़ाया नहीं करना मेरा। आबिद लिमिटेड, देखो मिलता जुलता सवाल है। आबिद लिमिटेड ब्ला 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 ब्ला, इवैल्यूएशंस ऑन 30 जून वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड। तो उसी जैसा सवाल है ना, जैसे करके आए थे KLUL। इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है? नोट। या आई क्या क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ये मैं करवाने लगा हूँ आपको इंशाल्लाह। फिर इस जैसा सवाल आप खुद करेंगे, इस जैसे 2 सवाल जिनमें वर्किंग आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो आपको एक एज होगा। मुझे तो वो भी नहीं है आज, देखो, ठीक है? तो मैं बिना एज के यहीं पे वर्किंग करने लगा हूँ, ठीक है? ताकि ये एज तो मुझे मिले। तो वर्किंग 1 यहाँ कर लेता हूँ, नोट बनाएंगे बोर्ड पर। पेज नंबर 225, आई कैप क्वेश्चन बैंक नंबर 5, आबिद जी बेटा,
जी बेटा बोलें बोलें क्वेश्चन। अब जो दूसरे स्टूडेंट ने माइक पकड़ा है उसका माइक अब चल नहीं रहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा पियानो के बारे में। बच्चों ने कहा आज नहीं डिस्कस करना वरना आधों के साथ ज्यादती हो जाएगी। ओके तो कल करेंगे बेटा। मैंने कब कहा को आप कल आईकेप में जा रहे हो? मैं मर जाऊंगा तो कह देना कॉलेज वालों से कि उन्होंने कहा था ये करा के जाना है मैंने, तो वो उनके जिम्मे कर्ज है, वो तो करवा दें, बाकी भी फिर जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। तो क्या कहते हैं सर जी, मरना बेशक अपनी जगह थे, सानू पढ़ा के जाना है तुझे। बेटा इसमें मेरा ये तो कोई स्टाम्प तो लिखा हुआ कोई नहीं है मेरे को। अच्छा जी शुरू करें। नोट बनाना है और नोट बनाना है रीवैल्यूड एसेट का, और वो खैर से बिक भी रहा है, कुछ डिस्पोजल भी है। तो अपनी तरतीब वर्किंग वाली करते हैं, पूरी वर्किंग बना लेते हैं, उसके बाद नोट में आपके साथ बोर्ड पे बना लेता हूँ, ठीक है? या वर्किंग उधर कर लेते हैं, बोर्ड नोट पे बना लेंगे। ये ठीक, बोर्ड नोट पे बना लेंगे, नोट पे बना लेंगे, वन नोट पे। चलो दो भाई मार्कर, बेहतरीन ताज़ा दम से दो। यहां से शुरू कर दूं वर्किंग, इजाजत है? दूसरी रो, आप लोगों ने तो मसला होना ही नहीं यार। दूसरी रो, तीसरी रो भाई, ये ओके है। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, नाम है कोई एसेट का? बिल्डिंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। चस नहीं आई मार्करों की। अच्छा जी, यकम जनवरी, सवाल तो पढ़ा दो कम से कम बंदा सवाल। और आप लोगों ने पर्चे में ऐसा नहीं करना, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है, 2 दफ़ा सवाल पढ़ना है, फिर शुरू करना है। तो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। कंपैरेटिव कहते हैं पिछले साल को, यानी अगर वो सवाल में कह रहा है 31 दिसंबर 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, तो उसका कंपैरेटिव होगा 31 दिसंबर 14। इंट्रो का कॉन्सेप्ट है। बहरहाल फिर मजीद बात कर भी लेंगे इस पर। तो अगर कंपैरेटिव कह रहा है तो 15 का कंपैरेटिव क्या होगा? 16? नेवर। कंपैरेटिव ईयर कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को। तो कह रहा है नोट बना दो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव का मतलब 14 का भी बनाओ, ठीक है? इन अकॉर्डेंस विद IFRS। भाई मैंने कोई डिस्कशन नहीं मांगी, चुप करके बैठ जाए भाई, कुछ सुनने में आता ना, मैं चुप कर जा। अच्छा जी, अगली बात, अब 31 दिसंबर 15 का नोट है। सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है आप लिमिटेड यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई, पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग एसेट ऑन एनुअल बेसिस यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट। सारी बातें पता है हमें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एस बिल्डिंग्स, 4 बिल्डिंग्स वर रिक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी ऑन यकम जनवरी 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 300। बिल्कुल इस जैसा सवाल है KLB और ULB। तो यूं समझ लो मैं वही सवाल वो नहीं उठाए क्योंकि वो पहले किए हुए थे। थोड़ा सा मैंने कहा मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ, आप कम काम कर लें, ठीक है ना? लेकिन वो दोनों सवाल आपने कल फिर नोट बना के लाना है उनका। द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 20 साल। ठीक है जी, ओके डन। आगे AL डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन सीधी लकीर वाला मेथड। रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशंस कैरिड आउट ड्यूरिंग लास्ट 3 years बाय, नाम भी लिख दिया उसने। एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 13, 14, 15। अब माना हमने नोट 14 और 15 का बनाना है, लेकिन माजरत के साथ वर्किंग हमें 13 से करके लानी पड़ेगी, ठीक है? और कोई पर्चे के अंदर अगर 2 में से 1 बना आता है तो उसको 1 के नंबर मिल जाएंगे, दूसरा नहीं होता तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? 2 नोट यानी कि दोनों साल का नोट। लेकिन ये चूंकि एक ही एसेट मतलब बिल्डिंग्स हैं, तो ये आमने सामने बन सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा, लेकिन 2 से 3 दिन मैं सिर्फ आपको खपाता रहा हूं किधर? नोट्स के ऊपर, इन नोट्स के ऊपर। असल तो नोट ऐसे ही बनते हैं, ये तो मैं बनवा रहा हूं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ रीवैल्यूड एसेट की प्रैक्टिस हो जाए। रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो तो नोट में कैसे आता है, इसलिए ये 3 सवाल हैं, UL, KL और, हालांकि ICAP का सवाल है, लेकिन बहरहाल ICAP पर्चे के अंदर
ये नहीं करेगा कि सिर्फ एक एसिड के 2 साल मांग ले, बहुत कम है, कम से कम 2 एसिड जरूर रखेगा और उनके भी 2 साल मांग सकता है। ओके चलें, तो 30 जून पर एक बिल्डिंग बिक गई है, तो ये डिस्पोजल भी आ गया, ठीक है। तो अब सवाल शुरू करते हैं जी। 1 जनवरी 12 को 300 का एसिड खरीदा है, लाइफ 20 साल है। सुन लग तो नहीं क्या तुम्हें, हैं? शक्ल तो तुमने ऐसी बनाई हुई है। अच्छा बेटा नहीं ना, तो देखो ऐसे तो चलेगा यार, नहीं आप जो ना दिया करो। देखें ये तो उनका फायदा है जिन्होंने पहले टेस्ट दिया है, उन्होंने खुद को टेस्ट किया है कि हमारे पल्ले क्या है, इंट्रो का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। ओके, बाकी बाद वालों को तो 2 जनवरी 2012। क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि कंपैरेटिव ईयर किसे कहते हैं? 1 जनवरी 12 कॉस्ट। बेटा प्लीज, आप चाहते हैं कि दूसरों को फायदा हो जाए? नहीं, अभी भी नहीं। चुप रहेंगे तो होगा आपको फायदा, उनको नुकसान। चुप रहें। ये सवाल कर लें, इस सवाल के अलावा कोई बात किसी ने की तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। गुस्सा चेक करें इस वक्त, मैं सचमुच में गुस्सा नहीं लग रहा मेरा जी। कॉस्ट 31 दिसंबर 2012। डेप्रीसिएशन 300/20 कितनी आती है? 30। अच्छा ये 20 है, 15 जी, 250। उसके बाद जी रीवैल्यू हो रहा है 1 जनवरी। रंग क्या बदलने, आप बड़े हो गए हैं, रंग क्या बदलने, ठीक है। हाँ अब आप रंग बदलने छोड़ दिए आप लोगों ने। 1 जनवरी 13, एक लाइन खाली छोड़े और 1 जनवरी 13 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। पहली रीवैल्यूशन पर एसिड रीवैल्यू होकर कुछ लोग इस वक्त दुख में डूब चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि उनको जो सुख मिलेगा ACAP के पर्चे के रिजल्ट वाले दिन, वो सारे दुख भुला देगा। जी जी बोले 30 रीवैल्यूएशन, कोई बात नहीं, 38 का सरप्लस रिकॉर्ड करे। अब ऑनलाइन वाले परेशान होंगे, पता नहीं क्या बात हो रही है। आप छोड़े यार, आपको क्या मसला है, आपकी ज़िंदगी में तो सुकून ही सुकून है। आपने टेस्ट देना है, बस लेक्चर बाद में लें पहले ले आपको जी, क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा मैंने ना एक बात ये की थी कि टेस्ट एक तो एक कदम आगे रहा करता है, थोड़ा बहुत सरप्राइज़ पैकेज उसमें होता है, ये आपको दिमागी तौर पे मजबूत करने के लिए होता रहेगा। दूसरी बात, कोशिश तो मेरी यही होती है कि कोई ऐसी चीज़ बहरहाल ना हो जो पढ़ी हुई ना हो और आ जाए। अब कोई अगर चीज़ इंट्रो में कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जिक्र करके आने चाहिए, तो ये तो ICAP का भी सरप्राइज़ है ना। मैं अगर वो चीज़ ना पढ़ाऊँ और वो उसको पूछ ले, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अलर्ट रखना, दिमाग को तैयार रखना, दिमाग को इस्तेमाल करने की आदत डालना, आपको मजबूत करना ज़हनी तौर पे, ये ज़रूरी है। पढ़ते तो सारे बच्चे ही हैं, मेरी क्लास में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो पर्चे के अंदर थोड़ा बहुत मुश्किल हालात सामने आ सकते हैं, उनकी तैयारी चल रही होती है, ठीक है, टेस्ट के अंदर। जी बोले 31 दिसंबर 13 पर डेप्रीसिएशन होगी, तो अब 323 डिवाइडेड बाय 19 और 38 डिवाइडेड बाय, इधर खड़े होकर 1 साल गुजर चुका है, ठीक है जी, 17 और जी बोले 30 और 30। उसके बाद 31 दिसंबर नहीं 14 में फिर रीवैल्यू हो गया ना। 1 जनवरी 14 पर रीवैल्यू हो गया और एक लाइन आपने खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। तो 1 जनवरी 14 पर रीवैल्यूड अमाउंट क्या आ रही है? 252।
रूटीन वाले सवाल हैं, यही आई कैप का सवाल है। अब मैं क्या करूं, आई कैप की किताब में है ये जी। 54 लॉस है, पहले इसने सरप्लस को ख़त्म शुद्ध किया और फिर भी लॉस बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र आने लग गया, रीवैल्यूएशन पर लॉस आ। अब 31 दिसंबर 2014 पर डेप्रिसिएशन 252 डिवाइडेड बाय 18 और 18 डिवाइडेड बाय 18, आंसर आ गया 14 और 1। जी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 14 पर है 238 और 17 नेगेटिव। यकम जनवरी 15 पर एसेट फिर से रीवैल्यू हो जाता है जी। तो एक लाइन खाली छोड़कर आप ज़रा जगह तंग पड़ गई है और मुझे लग रहा है, मुझे चलो गुजारा करेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं 272, 34 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है आपको। ये पहले बचे खुचे लॉस को रिवर्स कर देता है और 17 का ही रीवैल्यूएशन सरप्लस बच जाता है। ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जनाब 31 दिसंबर नहीं आता, ये नई चीज़ सीखी थी। बीच में 4 खरीदी थी, एक बिक गई, एक बिक गई। 4 खरीदी थी, एक बिक गई। किया हुआ काम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि असल में तो नोट बनवाना है, ठीक है। 4 खरीदी थी, एक बिक गई, तो जो बिक गई उसकी डेप्रिसिएशन वो तो 6 महीनों की होगी। इसके लिए वर्किंग 2 ओपन करवाई थी। जो बिक गई उसको यहाँ से निकाल भी दो तो दूसरी चीज़ यहाँ से निकला करती है बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। किया हुआ काम है। और जो बच गई उनको डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग। इसके लिए वर्किंग नंबर 3 की थी और एंड पे हमारे पास बुक वैल्यू बच गई थी। तो वर्किंग 2 ओपन करते हैं। टिप क्या बताई थी वर्किंग 2 के लिए? शुरू से बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, लास्ट रीवैल्यूएशन से हमने डिस्पोजल के लिए अलग वर्किंग बनानी है, उससे पहले ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 बनेगी जिसमें हम बुक वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालने चले। तो डेट यकम जनवरी 15, ये पता लगे ना, फायदा होगा, ठीक है ना। यही सब इसे बनाना है। 3 हो गई, 3 रिवैल्यूएशन छोड़ो, उसको 3 हो गई। अभी तक ऐसा सवाल नहीं देखा था ना मेरे ख्याल में, डिस्पोजल वाला क्या देखा था? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सबको छोड़कर इधर से शुरू किया। अब ये 272 रुपये कितनी बिल्डिंग्स का की रीवैल्यूड अमाउंट है? 4 की। सेम विसिनिटी वाली हैं तो अज्यूम करेंगे बराबर बराबर है। तो जरूरी नहीं है सवाल के अंदर ये ऐसे ही गिवन हो। एक आधा सवाल ऐसा भी करवाऊंगा जिसके अंदर 4 बिल्डिंग्स होंगी लेट से और वो कहेगा एक बिक गई, तो बिकने वाले की अलग से बुक वैल्यू कॉस्ट उनमें डिफरेंट होगी ना। हर एक की कॉस्ट जरूरी तो नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी तो हो सकती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट भी कर सकता है किसी और टेस्ट में या किसी और सवाल में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आदत पड़ी हुई हो कि जो रीवैल्यूड अमाउंट है डिवाइडेड बाय जितनी है और मल्टीप्लाई बाय जितनी गई। जरूरी तो नहीं है ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यकम जनवरी 15 पर हम क्या निकालने लगे हैं जी? रीवैल्यूड अमाउंट निकालने लगे? नहीं, क्या निकालनी? बुक वैल्यू निकालनी है। मतलब एक ही बात है, बुक वैल्यू से चल पड़ो। चलो मैं तो ये चाह रहा था कि आप ये रीवैल्यूड अमाउंट निकाल लें, तो आप बुक वैल्यू से चलना चाहते हैं तो बुक वैल्यू से चल लें। खैर है, अल्टीमेटली तो मुझे क्या चाहिए? ये 272
और ये 17 का हिस्सा, तो ऊपर क्यों जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट मैं लिख लेता हूँ। अब बताओ जी, 272 है कितनी बिल्डिंग्स की, हमें कितनी की चाहिए, एक की। बिल्डिंग 68 और ऐसे ही 17 सबका सरप्लस है, हमें एक का चाहिए 4। लॉस नहीं है तो मैं जगह बचा लूं, आगे लॉस नहीं है जगह बचा लूं, चलो लिख लेता हूं फिर बाद में मिटा दूंगा, आपको ज़्यादा मसला तो ना रहे, ठीक है। अब रिमेनिंग लाइफ इधर खड़े होकर निकाल लो, उधर निकाल लो, मतलब यकम जनवरी 15 पे निकालनी है रिमेनिंग लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट रीवैल्यूएशन यकम जनवरी 15 को हो गई है, तो हमने उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल के आगे फिर उस रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रीशिएट करना है, ऐसे ही करते थे। अब एसेट खरीदा था यकम जनवरी 12 को, यकम जनवरी 15 तक कितने साल गुजर गए, यकम जनवरी 13, 14, 15, 3 गुजर गए, 20 में से 3 गए तो रिमेनिंग, तो डिवाइडेड बाय, तो 31 दिसंबर 15 पर, सॉरी 30 जून 2015 पर जी। कैमरा क्यों नहीं नजर आ रहा, यही रुक जाए, आगे ना हाथ करना, मुझे देखने देना, जूम आउट तो नहीं किया हुआ आपने। उतना ही है, थोड़ी राइटिंग छोटी होनी है, ओके थोड़ा जूम इन कर दें क्योंकि नीचे तो वैसे भी नहीं गया, आप इसको ऐसे जूम इन करें कि ये बेशक यहां तक आए, इससे नीचे मुझे नहीं चाहिए बोर्ड, इधर से यहां तक आए, काम ऑन जी। अब बाकी मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा, असल में जरा इसकी टेंशन पड़ गई थी मुझे जी। अब डेफिनेशन करनी है 68 डिवाइडेड बाय 17, कर दिया जूम भाई, ओके है, हाँ ना कर दो जरा माइक ऑन करके, गुजारा हो जाएगा, ओके, इंटू 6/12, ये डेप्रिशिएट किया हमने इसको 6 महीने, और 4 के साथ मेशर करो, इंटू 6/12। लो भाई तुम छोटे छोटे क्यों लिखे रहे हो भाई, अच्छा बोलो, 2 और 0.1, 66 और 3.9, दो रिक्वायर्ड फिगर्स निकल आई हैं हमारी, ठीक है। पहली डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल 2, फिर ट्रांसफर 0.1, फिर बुक वैल्यू भी निकल आई है, बुक वैल्यू कितनी 66, निकाल के बाहर फेंको, और 3.9, लो जी डिस्पोजल का खाता गोल, डिस्पोजल का खाता क्या हो गया, गोल। अब एक एडिशनल काम कहा था, क्या कर लिया करो, यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लिया करो डिस्पोजल की, तो 68 माइनस 66, हालांकि नजर आ रहा है 2 है, लेकिन फिर भी ये अलग से निकाल ली मैंने जी। क्वेश्चन सर यहाँ पे 0.1 लिया हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो ऊपर पहले था 4.25, अगर 4.25 में से 0.1 माइनस करें तो वो 4.24 आ जाएगा। बेटा वो राउंड करके 4 लिखा हुआ है ना, यस सर, तो ऐसे ही जैसे उधर हमने डेसिमल में मतलब पॉइंट्स के बाद छोड़ दिया, तो इसको भी तो फिर 0 कर सकते हैं। नहीं बेटा 0.1 लिखे और वहाँ पे क्यों छोड़ा है, वहाँ पे लिखना चाहिए था, आपने 4 किया, आप लोगों ने 4.3 लिखवाना था, मुझे आप लोगों ने नहीं लिखवाया, लिखवाना चाहिए था, कर देते हैं, मुझे आप लोग कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, ठीक है। जब छोटी फिगर्स हो मिलियन में, आप एक डेसिमल लिख लिया करें ऐसे किसी मसले से बचने के लिए, और लेट से नहीं लिखा तो जब आ जाए तो एक लिख दें, कोई मसला नहीं। वैसे उसूली तौर पे जब 10, 8 इस तरह से मिलियन में फिगर हो ना, तो चूंकि वो बहुत छोटी बन जाती है, 0.5 से नीचे भी चली जाती है, तो जीरो ना करना पड़े राउंड डाउन करके, इसलिए छोटी फिगर्स हो मिलियन में तो आप डेसिमल के बाद एक डिजिट रख लिया करो। लेट से किसी ने नहीं रखा, जैसे बच्चों ने नहीं रखवाया मुझे, तो अब आ गया तो अब कर दो, नो इशू, ठीक है। अब क्या करना है, फिर क्या करना है, 4.3 करना है, चलो जी करो फिर, अल्लाह की मर्जी। ये कितना हो गया 4. सही है जी,
किधर? इधर भी करने लगा हूं भाई। ये सही है, 17/4 इंटू 1 4.3 निकलता है। हाँ तो 4.3 की निकालो, ये लो, ये तो करके ही बताया होगा। ही की क्या बात है यार इसमें, फजूल ऐसे ही बोलो। 1 2, अब ये 1 ही रखना चाहिए, सही है। तसल्ली, आप एक डेसिमल पे आ गए, लेकिन आप लोगों के कहने पर नहीं क्या था, नहीं जाते तो भी 0.3 लिख देते। लिख इसलिए देते कि कुछ नजर तो आ जाए। नहीं पता लगा, कर गए राउंड, चलते आ रहे थे, अब फिगर छोटी आ गई है, हम चाह रहे हैं एंट्री नजर आए तो फिर 0.3 लिख देना। लेकिन उसूल ये रखो जहन के अंदर, छोटी फिगर्स आ जाएं मिलियंस के अंदर 10 12 8, तो इसका मतलब है कि फिर आगे चल के इन्होंने मजीद छोटा होना होता है, तो फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज करना शुरू कर देना ऐसे सवालों में, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो सही हो गया 4.2। चलें आगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स चाहिए, इसके लिए वर्किंग नंबर 3 किया था हमने। अगर 272 डिवाइडेड बाय 4 एक बिल्डिंग का आता है, तो 3 से करेंगे तो 3 का नहीं आ जाएगा, बोलो 204। ये रीवैल्यूड अमाउंट है रिमेनिंग 3 बिल्डिंग्स की। लाइफ तो इनकी भी यकम जनवरी 15 पे कितनी है, 17 साल। इन पे फ्रैक्शन नहीं लगाना क्योंकि ये पूरा साल इस्तेमाल होनी है जी। उसके बाद 17 मिलियन अगर एक बिल्डिंग का सरप्लस है तो 3 का कितना बनेगा, 12.7। इसको डिवाइड करोगे 17 से, फ्रैक्शन नहीं लगाना, 0.4 या 7 ही हो गया ना फिर। अब एक डेसिमल पे चल रहे हैं, बस भी कर दो जी। तो 12 और 0.7। अभी तक कोई नया काम तो नहीं किया, ये काम मैंने क्लास में करवाया था, फिर होमवर्क में सवाल भी दिया था। कोई मसला है तो बताएं, इसमें कोई मसला है तो बताएं। वर्किंग क्लोज कर देते हैं, फिर अगला काम शुरू करते हैं। बुक वैल्यू बताएं जी। हम्म, 12। वैसे तो रिकॉर्ड समय पे होती है, लेकिन मैंने अगर आपकी तरतीब नहीं छेड़ी, जिस तरतीब पे आपको आदत है ये नए वर्किंग करने की, उस जगह को नहीं छेड़ा मैंने, ठीक है। ऐसे ही हमने वर्किंग की थी जब रीवैल्यूड एसिड डिस्पोज हुआ था। कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है आगे चल रहा हूँ फिर मैं। क्या नाम है बिजनेस का, AL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कौन साल का नोट मांगा हुआ है, 15, और साथ में कंपैरेटिव भी होता है, तो 15 ही लिखेंगे, कंपैरेटिव साथ ही आ जाता है इसके, लिखेंगे 15 ही, ठीक है। अच्छा, पेपर के लिए तो उसूली तौर पे पहले 14 निकालना है, क्योंकि 14 को एक बार निकाल लोगे तो उसका क्लोजिंग 15 का ओपनिंग बनेगा, आसानी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं मुश्किल में डाल रहा हूँ आपको, मैं 15 का पहले बनवाऊँगा ताकि सिर्फ 15 का आए तो प्रैक्टिस हो जाए। फिर 14 पे जाऊँगा तो वो भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तो उसूल ज़रा 2 बार सोचा जाएगा, ठीक है। अभी ये उसूल मैं लिखवाऊँगा नहीं आपको, अभी सिर्फ अप्लाई करवाऊँगा, और कल आप KL UL भी करके आओगे तो फिर मैं ज़बानी लिखवाऊँगा भी सही आपको जो बात हमने की, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती इस काम से, ठीक है। अच्छा, अब नोट का कोई नंबर बताओ, 13 नंबर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखिएगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखिएगा। भाई ये ज़रा छोटा लिख रहा हूँ मैं माजरत के साथ, ये ज़रा फिगर्स रूटीन वाली थी। अब ओपनिंग बैलेंस, फिर
एडिशन वैसे है कोई नहीं, लिखे बगैर भी काम चल जाता। डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, उसके बाद फैसला करो पहले डेप्रीसिएशन लिखें या ट्रांसफर। क्यों पहले ट्रांसफर? स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर करते हैं, तो फिर ट्रांसफर, डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल वाली डेप्रीसिएशन जो माइनस होती है, और क्लोजिंग। उसकी अगली कहानी आपको पता है, वो जो आपने लिखना होता है, चलो लिख लेंगे ज़रूरत पड़ी तो, टाइम बचा तो। अब मैं बार बार कह रहा हूं, सब ध्यान से कान खोल के सुने। अगर पर्चे में उसने कहा है 15 का नोट बनाओ और कंपैरेटिव भी बनाओ, तो इसका मतलब है कि आपने 15 का नोट बनाना होता है और साथ में 14 का। ठीक है, तो पर्चे के लिए क्या टिप है आपके लिए कि पहले आप 14 बनाएंगे फिर 15। अब आगे मल्टीपल एसेट्स भी हो सकते हैं, इस साल के 2-3 हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे एक सफ़े पे बना लो लैंडस्केप वगैरह करके, नहीं काबू आता तो एक सफ़े पे 1 साल का बनाओ, एक सफ़े पे दूसरे साल का बनाओ। पर मशवरा ये है कि पहले 14 का बना लेना। उससे सिर्फ एक फ़ायदा होगा आपको कि 14 का क्लोजिंग रेडीली 15 का ओपनिंग बन जाएगा और 1 मिनट में आपका नोट पूरा होगा। लेकिन मैं तो आपको इस वक्त इतनी सहूलत नहीं देना चाह रहा। अच्छा चलो दे देता हूँ, ठीक है? नहीं, दोनों दफ़ा ज़रा सोचेंगे, ज़रा 2 दफ़ा सोचने से ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, 2 दफ़ा सोचेंगे, प्रैक्टिस अच्छी। अच्छा, मल्टीपल एसेट्स नहीं है हमारे सवाल के अंदर, सिर्फ एक ही है, एक ही एसेट है। ठीक है ना? तो मैं फिर 31 दिसंबर 2015 लिखूंगा, इसमें सिर्फ बिल्डिंग ही आएगी। 14 लिखूंगा, इसमें भी सिर्फ, लेकिन ये सहूलत मुझे मिल जाएगी कि एक सफ़े में काम हो जाएगा। तो अगर आई कैप इस तरह से करे तो ज़्यादा एसेट्स नहीं देता, एक नहीं तो चलो 2 दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे अगर 2 साल का नोट बनवाए तो। ठीक है, तो बहरहाल 31 दिसंबर 15 के लिए, जी बिल्कुल बेटा, ये 14 के साल की बैलेंस शीट में जाना है और ये 15 के साल की। टोटल वैसे रिक्वायर्ड ही नहीं होता नॉर्मली, अगर 2 साल का नोट आई कैप मांगे, ऑलरेडी 2 साल का काबू करना मुश्किल हुआ होता है बच्चों से कि एक सफ़े पे लिखते हैं, कुछ बच्चे कहते नहीं हम तो एक भी लिखेंगे, तो बीच में टोटल का कॉलम भी डाल दे, वो नहीं करता। तो आप जब भी देखोगे, अब बल्कि अब तो वो 1 साल के नोट में भी टोटल कॉलम कह रहा है कि रहने दो, ऐसे ही उसको नंबर देने पड़ते हैं, टोटल तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो वो टोटल के कॉलम को वैसे ही कह देता है कि ना बनाओ, लेकिन अगर ना लिखा हो तो हमने बनाना होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग्स ही हैं जी, मैंने एक एक ही एसेट लिख दिया। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होते तो वो 2-2 आ जाते। बचत ये हो गई मुझे कि एक ही सफ़े के ऊपर ये दोनों आ गए, मुझे ये सारा कुछ बार बार नहीं लिखना पड़ा। और अगर ना पूरे आ रहे हो, ज़्यादा एसेट्स हो जाएं, तो फिर मजबूरी है, फिर नंबर भी उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि अगर पर्चे में ये सिचुएशन फॉलो आपके सामने आ जाए तो पहले किसका नोट बनाओगे, फिर किसका, ताकि 14 का क्लोजिंग 15 का। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने लगा, मैं दोनों दफ़ा आपको सोचवाऊंगा। ठीक है ना? अब वो मसला क्या है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, देखो अगर मैं पहले 15 का नोट बनाऊंगा तो मुझे 15 का ओपनिंग निकालते हुए सोच विचार करनी पड़ेगी, फिर 14 के लिए भी वही करनी पड़ेगी। तो पेपर में ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस में ऐसा ही करेंगे आप। ठीक है, चल शुरू करें जी काम। मुझे ये बताओ कि अगर 15 का नोट पहले मैं बनवा रहा हूं आपसे ज़बरदस्ती, हालांकि आपका दिल कर रहा है कि आप 14 का बनाएं, लेकिन मैं जो 15 का आपसे नोट बनवा रहा हूं ज़बरदस्ती, तो मुझे ये बताएं 15 के साल में ओपनिंग डेट क्या बन रही है? यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 15 मैंने लिख लिया, ये भी यकम जनवरी 15। अब एक सबसे अहम और बुनियादी उसूल
जिसकी वजह से ये सवाल सही होगा या गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसूल अपना लेंगे तो सवाल सही हो जाएगा इंशाल्लाह, एरर के चांसेस कम है। इस उसूल को नहीं अपनाएंगे तो फिर रिस्क पे हैं आप, ठीक है। बैलेंस किस दिन का चाहिए? यकम जनवरी 15 का, लेकिन आप एक दिन पीछे 31 दिसंबर 14 पर आकर इस दिन खड़े होकर क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस किसका जी? एसेट अकाउंट का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का। आपको सर इधर क्या तकलीफ थी, आपको निकालने देते नहीं, उसमें कुछ गलती हो जाती है, अभी नहीं पता लग रहा आपको तो फिर पता लग जाएगा एक आध दिन में। बस उसूल ये रखना है कि जिस साल का नोट बना रहे हो उस साल को स्टार्ट तो ओपनिंग बैलेंस से करना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कभी भी आपने उस साल की ओपनिंग डेट पे खड़े होकर नहीं। समझ आ भी रहा है, सीधा भी लग रहा है, बस मेरी बात मान लो, साथ की बात मान के पक्का पक्का ये उसूल बना लो, क्योंकि जहां पर ये खराब करने वाला मामला आएगा ना तो फिर ये उसूल बचा जाएगा। तो एक ही उसूल रख लो, मसला क्या है, ठीक है। तो जब भी कभी आपने ओपनिंग निकालना है, आज का रहनुमा सबसे अहम उसूल जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है, जब भी कभी आपने ओपनिंग बैलेंस निकालना हो तो आपने उस दिन खड़े होकर नहीं निकालना, पिछले साल के क्लोजिंग डेट पे निकालोगे तो बस वही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्या है इसके पीछे लॉजिक वो छोड़ो, और लिखवाऊंगा भी कल, आज लिखो भी ना, लिखना चाहे साथ साथ अगर लिख लें, मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, ओपनिंग निकालने के लिए क्या करोगे, पिछले साल के क्लोजिंग पे खड़े होकर इससे निकालोगे, ठीक है। अब मुझे ओपनिंग चाहिए किस दिन का? यकम जनवरी 15 का, लेकिन उस दिन की बजाय मैं किस दिन आके खड़ा हो गया? अब 31 दिसंबर 2014 पे खड़े हो गए हम, और इस दिन खड़े होकर हमने एसेट से 2 अदद सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, बल्कि एक ही सवाल पूछना, उसी में से 2 निकल आएंगे। पहला सवाल, एसेट भाई क्या आप कभी ज़िंदगी में रीवैल्यू हुए हो? ये तो उससे पूछेंगे ना। अब वो एसेट जो है, अगर तो वो जवाब देगा कि मैं कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। और अगर वो कहेगा मैं रीवैल्यू हुआ हूं, तो फिर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। इसी सवाल से एक्यूमुलेशन का भी जवाब मिलता है। क्या? अगर वो एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर एक्यूमुलेशन अकाउंट में क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रीसिएशन। और अगर वो कभी रीवैल्यू हो गया होगा तो पिछली रीवैल्यूएशन जितनी डेप्शन तो एलिमिनेट हो गई होगी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ लास्ट लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रीसिएशन। ये बात नहीं तसल्ली होगी तो कल लिखवाऊंगा, आज नहीं लिखवाऊंगा। आज सिर्फ अप्लाई कर लो और फिर कोशिश करो इसको 2 सवालों पे अप्लाई करो। अप्लाई करके आ जाओगे तो कल लिखने में कोई मसला भी नहीं होगा, समझने में कोई मसला भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए लिखवाऊंगा कि बाद में फिर जाके आपको याद रहे जब कभी आप महीने 2 बाद रिवीजन करने बैठे, ठीक है। एक बात दोबारा सुन लो, हमने नोट बनाना है 15 का, ये मैंने इसीलिए पहले 15 का बनवाया, वरना इतनी मुसीबत पड़ने के बाद क्लोजिंग निकलना तो आपने फटाफट इधर कर लेना था। लेकिन अब फिर इधर भी ये सोचवा रहा हूं, इधर भी सोचवाऊंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, लेकिन लिखना नहीं है, आज सिर्फ अप्लाई करना है। एंड पे पिक्चर ले लेना। 15 का नोट बनाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओपनिंग यकम जनवरी 15। लेकिन मैंने पहला क्या मशवरा दिया आपको, कभी भी यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर ये नोट नहीं बनाना, एक दिन पीछे हटाओ, सिर्फ एक दिन पीछे 31 दिसंबर 14, यानी जो क्लोजिंग अगले दिन ओपनिंग बनना है, और 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर आपने ये बैलेंसेस निकालने हैं क्लोजिंग, जो फिर अगले पीरियड के ओपनिंग होंगे। अब इस दिन खड़े होकर आपने सवाल से पूछा, सवाल क्या आप रीवैल्यू हुए हो कभी? अभी नहीं, हाँ ना बताओ, मैं दोनों ऑप्शंस बता दूं। अगर तो ये एसेट कभी रीवैल्यू होगा 31 दिसंबर 14 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ होगा तो एसेट अकाउंट के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, और कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो कॉस्ट पड़ी होगी। और अगर 31 दिसंबर 14 से पहले ये कभी 31 दिसंबर 14 या उससे पहले कभी ये रीवैल्यू हुआ होगा तो क्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर वो लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्शन होगी। और अगर कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो फिर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब जरा अपने सवाल पे इसको अप्लाई करते हैं। 31 दिसंबर 14 पे खड़े हैं, ये है ना 31 दिसंबर 14। हाँ भी एसेट कभी रीवैल्यू हुए हो? हाँ हाँ, अभी तो
यकम जनवरी 14 पर रीवैल्यू हुआ हूं, हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट में तुम्हारी कॉस्ट नहीं हो सकती बल्कि लेटेस्ट रीवैल्यू। अच्छा, अब जो बच्चे यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर निकालते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो ये वाली रीवैल्यूड अमाउंट उठा जाते हैं, जबकि ये तो यकम जनवरी 14 पर बनेगी आफ्टर रीवैल्यूएशन, ओपनिंग नहीं है। इसलिए छोटा सा उसूल लिखवाया। ये छोटी छोटी बातें आपको काम देंगी, प्रैक्टिस बहुत करनी है अभी इसकी। कल 2 सवाल जो आपने करके आने वो डिस्कस करने हैं और आगे सवालों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता रहेगा, ठीक है, सही है ना। तो 31 यकम जनवरी 15 पर नोट बनाना है तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। 31 दिसंबर 14 पे आओगे, इस दिन आकर एसेट से पूछोगे हाँ भाई एसेट कभी रिवैल्यू हुए, वो क्या कह रहा है, यस हुआ। तो हमने कहा इसका मतलब तुम्हारे एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट हो ही नहीं सकती। क्या होगा, वो जो आखिरी रिवैल्यूएशन हुई वो वाली रिवैल्यूड अमाउंट। तो यहां खड़े थे आप, यहां खड़े हो ना, तो इससे ऊपर रिवैल्यू कहां हो रहा है, ये रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, तो 252। यहां पे आपने लिखा ये है एसेट अकाउंट का क्लोजिंग। अगर ये 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग है तो यही यकम जनवरी 15 का, ठीक है। अगली बात, और अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, ये मैंने शुरू दिन से इसकी आदत डालनी शुरू की हुई थी इस वर्किंग की, इसी दिन के लिए। ये वो दिन है जिसके लिए मैं पहले दिन से पढ़ा रहा था आपको। क्या यहां खड़े होकर देख रहे हो, अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है तो जिस दिन रीवैल्यू हुआ है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट हो गई। यहां पर कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, इस दिन से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन जो कितनी है, सिर्फ 14। तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, क्यों जी क्यों, ये 15 क्यों नहीं ले रहे, ये 17 क्यों नहीं ले रहे, वो सब गया, एलिमिनेट हो गया। आखिरी रिवैल्यूएशन पर खड़े होकर सब कुछ एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। तो ये 14 अगर क्लोजिंग है 31 दिसंबर 14 का तो 15 का ओपनिंग भी यही हो जाएगा। एक बार दोबारा सुन लो क्योंकि सबसे टेक्निकल काम यही है। अगला नोट आपको आता है क्योंकि वो फैम ऑर्चर्ड में, ऑर्चर्ड नहीं, फैम और कार्ली में आप कर चुके हैं, ठीक है। वाह, ये कैसे हुआ, इसको इधर जाते जाते बरकत पड़ गई। हाँ जी, तो फैम और कार्ली में जो काम किया हुआ अगला वही काम है। सबसे टेक्निकल काम ये वाला है क्योंकि ये काम उन सवालों में नहीं था जिस साल में आप खड़े होते थे पहली रिवैल्यूएशन हो रही होती थी, जिंदगी आसान थी, ठीक है। तो आखिरी बार दोबारा सुनो, कल लिखवाऊंगा फिर ये स्टेप्स अगर जरूरत महसूस होगी तो। आप बताओ, बल्कि सबसे पहला काम क्या करना है, 15 का नोट बना रहे हो तो क्या करना है, ओपनिंग चाहिए यकम जनवरी 15 पे, क्या करोगे 31 दिसंबर 14 पे आके खड़े हो जाओगे। ये तो पहला काम आपने कर लिया, इस गलती से बचना है, वरना ये बच्चे यकम जनवरी 15 वाली बुक रीवैल्यूड अमाउंट उठा लेते हैं, ठीक है ना। बस आपने छोड़े, क्या होता है उसको छोड़ें, आपने बस बात माननी है। क्या यकम जनवरी 15 को ओपनिंग चाहिए, नहीं खड़े होंगे ओपनिंग पे, पिछले साल का क्लोजिंग इस डेट पे आकर, अब इस डेट पे आके खड़े हो गए आप। अब आपने सवाल से पूछा, एसेट से पूछा, हाँ भी एसेट कभी रीवैल्यू हुए, अगर रीवैल्यू ना हुआ तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट होगी और एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन होगी। और अगर ये रीवैल्यू हो गया तो एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उस लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन होगी। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करे, खबरदार किसी ने हाथ खड़ा किया जी। बेटा 31 दिसंबर, ये 17 ना, ये 17 15 वाले साल की डेप्रिसिएशन है, उस पर पहुंचने दे मुझे। ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 17 पड़ा था ये यकम जनवरी 14 पर जब रिवैल्यूएशन हुई होगी तो एलिमिनेट होकर नील हो गया होगा, इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जो असूल बोला वो दोबारा सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो ध्यान से। यकम जनवरी 15 पर ओपनिंग निकालना था, 31 दिसंबर 14 पे आ गए। अब एसेट से आपने पूछा हाँ भाई कभी रिवैल्यू हुआ है तू, कहने लगा हाँ हुआ हूँ। तो हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट में उस रीवैल्यूएशन जो आखिरी हुई है उस वाली रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, वो कितनी है 252। और ये जो इस दिन रीवैल्यू हुआ है इस दिन तक की जितनी डेप्रिसिएशन वो 17 है, वो 15 है, वो लटरम है, पटरम है, वो सारी की सारी इस दिन क्या हो गई होगी, एलिमिनेट। इस दिन एक बार नील हो गया होगा सब कुछ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर, जिस दिन हम खड़े होकर ये देख रहे हैं 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन, और वो कितनी है 14 रुपए।
तो ये हमने क्लोजिंग्स लिख ली है, कोई मसला, ये बन गए ओपनिंग। उसके बाद फैम और कार्ली वाला सवाल है, कैसे? ये यकम जनवरी 14 पर ये था, 14 में इसको ये 15 हम 15 पे पहुंच गए, सॉरी, ठीक है जी। यकम जनवरी 15 पर इसको अब डेप्रिशिएट करना है या पहले रीवैल्यू करना है? ये यकम जनवरी 15 फिर क्या हो रहा है? रीवैल्यू। अब रीवैल्यूशन के दिन क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांसफर, ये देखो तैयार है, 14 इज तैयार, ठीक है। फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो 34 का क्या आया है? सरप्लस। अगले दोनों कॉलम नहीं देखने, याद है कितना? 34। कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है? 15 में है नहीं है, रुक जाएं जरा, ये अभी रुक जाएं, इसका भी अभी खप है। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, वैसे निकल चुकी है और डिस्पोजल भी है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल मैंने आपको क्या करवा दिया? ओपनिंग निकालना सिखाया, ठीक है। बाकी नोट पूरा करते हैं, ज़रा इसकी प्रैक्टिस पिछले साल पे भी कर लें, क्या ख्याल है? अगर पिछले साल का ओपनिंग चाहिए तो वो किस दिन होगा? यकम जनवरी 14। तो हम कब खड़े होंगे जाकर? हम ये ओपनिंग निकालना चाह रहे हैं यकम जनवरी 14 का, तो हम खड़े हो जाएंगे जाकर 31 दिसंबर। ज़रा ओपनिंग की प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, ठीक है। अब ये खड़े हो गए आप, ये इस दिन खड़े होकर आप एसेट से पूछेंगे, हाँ भाई कभी रिवैल्यू हुए? वो कह रहा है बिल्कुल हुआ। अगर ना हुआ होता तो ये कॉस्ट पड़ी होती, यानी कि इस दिन खड़े होकर ये कॉस्ट होनी थी। खैर चले छोड़े, अभी तो नहीं खड़े उस दिन। तो यहाँ खड़े होकर कह रहा है मैं रिवैल्यू हुआ हूं। हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं होगी तुम्हारी, वही वाली लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी। और लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्या है? अगर 31 दिसंबर 13 पर एसेट का क्लोजिंग 323 है, तो फिर यकम जनवरी 15 का ओपनिंग भी यही बन जाएगा, सही है। अभी ये प्रूफ भी होता है सही, मैं इसीलिए दूसरे सवाल पे पहले चला गया, दूसरे साल पे, ठीक है ना। ओपनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नेक्स्ट, अगर ये इधर खड़े होकर पहले रीवैल्यू हो गया है, तो एसेट अकाउंट में तो ये पड़ा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितने अरसे की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी? इस दिन तक की तो सारी ट्रांसफर होके नील हो गई, तो यहां पर पड़ी होगी इस दिन से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन, जो कितनी है? 17। तो 31 दिसंबर 13 पर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना पड़ा होगा? तो यही क्या बन जाएगा? यकम जनवरी पर ओपनिंग, ठीक है। ये थोड़ी मैंने ओपनिंग की प्रैक्टिस करवाई है, डायरेक्ट, वरना तो एंट्रियां कर, लेजर बना, 1 मिनट में काम। देखिए 1 मिनट भी ना होता, टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। हमने डायरेक्ट सीखा, ठीक है। चलें, अब 14 आसान है क्योंकि 15 में डिस्पोजल है। अब 14 वाला सवाल, आई एम सॉरी, मैं उसको कह रहा था कार्ली और फैम, क्योंकि उसमें डिस्पोजल नहीं है। कार्ली और फैम अब ये है, ठीक है। चलो, हाँ भाई ओपनिंग आ गए। अब 14 वाला साल शुरू हो गया। 14 वाले साल में पहले ही दिन क्या हो रहा है? तो रीवैल्यूएशन हो रही है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ट्रांसफर की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। सरप्लस है कि लॉस है? ये छुपा दो। और 54। कोई एडिशन है? इस साल में कोई नहीं है। कोई डिस्पोजल है? यही तो कह रहा हूं कि कार्ली और फैम ये है। अगला साल तो नई चीज थी ना, ठीक है। यहां तक कोई मसला? क्लोजिंग निकालो। 260, 252। अगर आपने कोई गलती की होती तो ये 252 नहीं था आना, क्योंकि 252 क्या है? सवाल से जाके देखो, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है। इस साल में अगर रीवैल्यू हुआ तो एसेट अकाउंट को लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करनी चाहिए थी, और वो कर रहा है। और जो यहां पे छोटी सी गलती कर देगा, ये फिगर सही नहीं निकली या ये सही नहीं निकली, उसका ये बैलेंस सही नहीं आएगा, वहीं पता लग जाएगा। तो ये कौन सा सवाल बन गया जी? कार्ली फैम वाला। कोई मसला इसमें? इसमें किसी को मसला? इसमें किसी को मसला? ये बिल्कुल सवाल किए हुए हैं हमने, नई चीज आ गया, ठीक है। चलें, अच्छा जी, उसके बाद 14 वाला साल है, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 14। ये 14 फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ गई। कोई डिस्पोजल इस साल में नहीं है, तो ये 14 क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आ गई। ओके, बुक वैल्यू 230, जाके चेक करो, वर्किंग के साथ मैच करेगा। 238 31 दिसंबर 14 की बुक वैल्यू है।
मैं इसलिए कह रहा था पहले 14 ना निकालो, क्यों? अब क्या करना है आपने? टणक टणक, बस पर्चे में ये करना है। लेकिन मैंने इसको भी छुपा लिया था ताकि ओपनिंग की प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपको ये असूल सिखाना था कि जिस दिन ओपनिंग निकालना है उससे इमीडिएटली एक दिन पहले खड़े होकर क्लोजिंग निकालो, उससे ओपनिंग बनाओ। ये सीख लिया। अब अगले साल में नई चीज जाहिर सी बात है आ जो गई है, वो क्या है? डिस्पोजल। तो यहां तक कोई मसला है तो बताओ, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। अब जनाब मसला इधर भी कोई नहीं है। क्यों? जो एसेट बिका है उसकी दो चीजें चाहिए होती हैं। लेटेस्ट रीवैल्यूड एसेट बिका है ना, तो इसलिए कॉस्ट और एक्यूमुलेशन नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहो तो दिखाऊं एंट्री, कहो तो दिखाऊं एंट्री। तंग क्यों पड़ रहे हो? अच्छा ये चल भी नहीं रहा जी। एक्यूमुलेट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब चाहिए होती है? जब एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो। लेकिन अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जाने वाले एसेट की क्या निकालनी होती है? अब मुझे कहीं इधर खोने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल की दोनों फिगर्स के लिए ही तो मैंने ये वर्किंग बनाई थी। क्या जाने वाली बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट वाली यही नहीं है? क्या इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यही नहीं है? तो वो जो हम एंट्री करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, वो निकली नहीं पड़ी। कैश को मुझे जरूरत ही कोई नहीं है। और बिल्डिंग एसेट, बिल्डिंग क्रेडिट करने के लिए मुझे लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती थी, याद है? क्या वो मेरे पास पड़ी नहीं है इस वर्किंग में? तो ये दोनों चीजें भी रेडीली अवेलेबल थी। इस एंट्री में भी यहां से देखकर लिखते थे, आज मैं नोट में भी यहीं से देखकर लिख रहा हूं। ठीक है, कितना? 68। तो कैश लिखोगे, गेन लॉस भी आ जाएगा, मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो यही दो चीजें चाहिए थी और यही दो मेरे पास, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यही तो मैंने वर्किंग 2 में निकाली थी। इसीलिए ये एक्स्ट्रा काम करवाया था कि कल कला को एसेट जरा आगे जाके भी बिक जाता है तो ये फिगर निकालने की आदत होगी, तो ये दोनों फिगर्स नोट में पड़ जाएंगी जाके। ठीक है, तो एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा? 68। और एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से क्या निकलेगा? 2। इसको जरा छोड़ो, बाद में करते हैं। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो क्या है? बताओ जी। डेप्रिसिएशन यहां से ढूंढकर 12 है ना, ये भी तो है। जाने वाला भी तो 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ, जाने वाला भी तो 6 महीने जलील हुआ यहां, तो फिर गया तो 6 महीने की उसकी डेप्रिसिएशन और बाकियों की पूरे साल की कितनी? 14। जी। तो क्लोजिंग क्या आ गया? 20 और 1। या अल्लाह खैर। ओए हाय हाय, चेक करो, हो गया मैच। थोड़ा सा शायद मैंने जल्दी कराया हो, क्लास खत्म करनी थी, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा था एक बार आपके सामने ये कहानी आए, बाकी आप 10 बार कल पूछो, 20 बार पूछो, 220 बार पूछो, मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जाता। लेकिन आखिरी बार एक बार फिर सुन लो। अच्छा अच्छा जी, 1 मिनट प्लीज, मेरा मसला नहीं है जी। सवाल? 1 मिनट भाई, क्या सवाल पूछ रहे हैं? डेप्रिसिएशन बेटा 12, 6 बिल्डिंग 4 थी ना टोटल, 3 रिमेनिंग की पूरे साल की और एक जो 6 महीने चली उसकी 2 रुपए। टोटल इस साल में डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर 14 ही चार्ज हुआ था ना, तो डालेंगे तो यहां से निकालेंगे ना। आप पहले यहां पर 14 डाले बगैर यहां से ये कैसे निकाल सकते हैं? ये भाई वो याद करो, वर्किंग वही है, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, वो टोटल आया, वो टोटल एक्यूमुलेशन में जाएगा तो इसकी डेप्शन निकलेगी ना। ठीक है जी। अच्छा, होमवर्क के अंदर फैम और कार्ली वाला नहीं, केएल और यूएल पहले से बता चुका हूं। ठीक है जी, होमवर्क में केएल और यूएल वाला सवाल कीजिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।